राइट, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड। देखना इधर ध्यान से, ये एक सर्कुलर रोड है ऐसे, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये उस रोड की हमने विड्थ दिखा दी इस तरीके से, रेडियस इस सर्कुलर रोड का आर है, चंडीगढ़ का आप कोई भी राउंड अबाउट मान लो ऐसे, ठीक है, दिस इज सम राउंड अबाउट, और ये एक कार है ऐसे, मास इसका m है, ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक। टॉप व्यू देख रहे हैं हम, ये mg का डायरेक्शन किधर है, mg का डायरेक्शन है अंदर, चारों टायरों पर मान के चलो नॉर्मल फोर्स सेम है, वैसे होता नहीं है लावण्या बेटे, अगर ये कार ऐसे टर्न ले रही है, मान लो आप कार में बैठे हो और राउंड अबाउट पे ऐसे चक्कर लगा रहे हो कांस्टेंट स्पीड, विले बस घूमते जा रहे हो गोल गोल उसी पे, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर पे, इमेजिन तुम कार में ऐसे घूमते जा रहे हो, नई नई कार सीखी है, शौक है तुम्हारा, चला रहे हो 30 किलोमीटर, अंदर वाली जो दो टायर है उन पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा या बाहर वालों पे, अंदर वालों पे ज्यादा। तो अगर मान ले कार की स्पीड और ज्यादा होती, 30 के बजाय तू 50 पे चला रही होती, 60 पे, 70 पे, 80 पे, है ना, 100 पे, राउंड अबाउट पे, और फ्रिक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा फ्रिक्शन है, स्किड नहीं होने दे रहा, तो किसी भी स्पीड पे हम चला सकते हैं। मान ले मैंने कहा फ्रिक्शन बहुत हाई है, कार स्लिप नहीं होगी, तो क्या बेटे तुम किसी भी स्पीड पे चला सकते हो, एक टाइम आएगा कार स्लिप ना हुई तो पलटेगी ऐसे, और किधर पलटेगी, बाहर, अंदर तो नहीं पलटेगी ना, बाहर, इसका मतलब अंदर वाले टायरों पे नॉर्मल फोर्स गया, कार अगर ऐसे बाहर पलटी तो अंदर वाले टायरों पे नॉर्मल फोर्स गया, तो इसका मतलब है जब तुम कार 30 पे भी चला रहे थे, कार ओवरटर्न नहीं हुई थी, अंदर वाले टायरों पे नॉर्मल फोर्स रहा होगा कम, बाहर वालों पे ज्यादा। इसको हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक टॉपलिंग, रोटेशनल मोशन में बाद में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मान लो चारों टायरों पे नॉर्मल फोर्स है, उसका काम ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, तो फिलहाल नॉर्मल फोर्स प्लेन के बाहर है, वेट अंदर है, दे आर जस्ट बैलेंसिंग ईच अदर, कोई काम ही नहीं है उन दोनों का, ये कार जा रही है एट कांस्टेंट स्पीड, और वो कांस्टेंट स्पीड है इक्वल टू v, लेकिन एक्सेलरेशन तो होगा, तो वंश बेटे इस कार को के पास एक्सेलरेशन कितना है, बहुत ये कब से होने लग गया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है और डायरेक्शन, हाँ, टेंजेंशियल जीरो है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा सौम्या बेटे, कितना, v स्क्वायर बाय आर, किधर, सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब कोई तो फोर्स जरूर है आरजू बेटे सेंटर की तरफ, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, इस कार के टायर्स पर रोड से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे, टायर कार का घूम रहा है लेकिन उस टायर का वो पॉइंट जो रोड को टच कर रहा है वो तो रेस्ट पे है, आप कार या साइकिल चलाते हो तो कार या साइकिल तो आगे जा रही है, लेकिन कार या साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर का वो पॉइंट जो रोड को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, उसकी, आप मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा पैर जो इसको टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना बेटे, ये पैर इसको टच कर रहा है, ये वाला पैर मोशन में है, ये तो रेस्ट पे है, फ्रिक्शन तो उस पे लगेगा ना, कितना फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक, कैसा आएगा, स्टैटिक, तो इस कार के टायर्स पर, क्योंकि टायर ऐसे जा रहा है, अब मान लो मेरा ये हाथ रेस्ट पे और ये हाथ मोशन में ऐसे, तो मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच फ्रिक्शन भाई स्टैटिक होगा, ये चारों उंगलियों का क्या मतलब है, मतलब तो इस अंगूठे का है ना जो इस हाथ को टच कर रहा है, वो तो रेस्ट पे है ना, देख ये चारों उंगलियां चल रही है, ये तो रेस्ट पे है, उसके बाद ये आ गई कांटेक्ट में, ये चारों चल रहे हैं, बट ये छोटी वाली उंगली तो रेस्ट पे है ना, फ्रिक्शन तो मेरे हाथ और इस पे डिपेंड करेगा ना, जो कांटेक्ट कर रहा है पॉइंट वो तो रेस्ट पे है, समझ में आ रही है बात, तो इस कार के टायर्स पर रोड से फ्रिक्शन कैसा आएगा, स्टैटिक, हार्ड ब्रेक मार दे बंदा, स्किड करे,
फिर फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। ठीक, तो इस वक्त इस कार के टायर्स पर रोड से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। किस टायर पे कितना, वो सब डिटेलिंग पे अभी नहीं जाना। हम कहेंगे ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स बाय रोड ऑन कार इज एफ टुवर्ड्स द सेंटर, और ये प्रोवाइड करेगा, अनंतवीर बेटे ध्यान से सुनो, पहले नोट कर लो, ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। कार की स्पीड और ज्यादा होती, यही बंदा कार को रेस दे दे और स्पीड बढ़े, दैट इज अ डिफरेंट केस। मैं कांस्टेंट स्पीड ले रहा हूं, मान लो ये कार चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर पे, अब किसी और दिन तुम आए, आज तुम कार तेज चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड और बड़ी होती तो फ्रिक्शन और ज्यादा आता, और बड़ी होती और ज्यादा आता। जितनी स्पीड ज्यादा होगी वो कांस्टेंट वैल्यू, फ्रिक्शन उतना ज्यादा आएगा। बट फ्रिक्शन की लिमिट है म्यू एन, इनफैक्ट म्यू एस एन। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन दिस सर्कुलर रोड सो दैट ये फिसले ना, कार स्किड ना करे, तो फिर अगर v मैक्सिमम लेना है तो f को भी मैक्सिमम ले लो। f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू s इंटू एन, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आ गया म्यू s एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। m और m कैंसल, सो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर। तो अगर एक फ्लैट सर्कुलर रोड, फ्लैट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाईवे पे जहां पे स्पीड नॉर्मली तेज होती है, वहां पे जिस जगह पे टर्न आता है, क्या होता है जशन वहां पे, उस जगह पे क्या होता है, रोड टिल्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। पढ़ते हैं अभी, ये कोई नॉर्मल राउंड अबाउट है, रोड टिल्टेड नहीं है, इसीलिए हेडिंग लिखी है फ्लैट सर्कुलर रोड। टर्निंग ऑफ व्हीकल होना फ्लैट, मतलब रोड टिल्टेड नहीं है, फ्लैट रोड है ऐसे। ठीक, तो फ्लैट रोड पर अगर टर्न है तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स देना है। तो अगर आप स्पीड कांस्टेंट रखना चाहते हो तो वो कांस्टेंट स्पीड इस वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। इससे तेज स्पीड पे क्या होगा, कार स्किड कर जाएगी। किधर स्किड करेगी कार, आउटवर्ड। तुम सोचो ना, बड़ी तेज अगर कार चलाते हुए राउंड अबाउट पे जाओ तो बाहर की ओर स्किड करोगे आप, क्योंकि देर क्योंकि इस कार की टेंडेंसी बाहर स्लिप होने की थी, तभी तो फ्रिक्शन अंदर लग रहा है। आपसे कोई सवाल पूछे भाई साहब ये फ्रिक्शन अंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि कहोगे कार की टेंडेंसी स्लिप होने की बाहर को है। तुम खुद ही सोचो, तुम कार में बैठे हो, बड़ी तेज टर्न है, ऐसे बाहर की ओर जाते हो कि नहीं, इनर्शिया इफेक्ट। ओके, इसलिए तुम्हारी टेंडेंसी स्किड करने की रेडियली आउट होती है, तभी तो फ्रिक्शन इन आ रहा है। ओके, नोट करो इतना। कार जा रही है इधर बेटे, लेकिन फोर्स किधर होता है, जिधर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किधर होता है, जिधर डीवी। अब याद कर वो डेरिवेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, डीवी का डायरेक्शन किधर था, इधर नहीं था, वी के परपेंडिकुलर, याद आ रहा है। हल्का सा टाइम बीतेगा, ये कार यहां पहुंचेगी, डी थीटा घूम के स्पीड ऐसे हो जाएगी, ये ओरिजिनल स्पीड है, नई स्पीड डी थीटा एंगल पे आएगी। डीवी का डायरेक्शन ऐसे आ रहा था ना, वी के परपेंडिकुलर, तो फोर्स किधर लगेगा, जिधर वेलोसिटी है या जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, चेंज, इसलिए। ठीक है, डीवी का अब ये नहीं कहना सर हम तो इधर जा रहे हैं, भाई साहब डीवी का डायरेक्शन इधर की ओर है, इसीलिए फोर्स उधर की ओर लग रहा है। ये बच्चे आराम से बता नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आप टर्न ले रहे हो ना कांस्टेंट स्पीड पे, तो आपका छोटे से टाइम dt में जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ना, डीवी, वो रेडियली इनवर्ड है, इसीलिए फोर्स रेडियली इनवर्ड लग रहा है। लिख बिलो इस चीज को, सो दैट वेन एवर यू रिवाइज आपके दिमाग को जरा बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करे। सो whenever car is taking turn
on a flat circular road of radius r. Whenever car is taking turn on a flat circular road of radius r at a constant speed, then static friction force will provide the required centripetal force. ठीक है, कार पे इस वक्त 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 बोलना ठीक नहीं है, 2 इनफैक्ट। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट तो कांटेक्ट फोर्स होता है ना। इस कार पे 2 फोर्सेस हैं, एक इसका वजन और एक रोड से संप्रीत बेटे कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स जो वेट को संभालेगा और फ्रिक्शन जो सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। ठीक, सो अगर एक कार को कांस्टेंट स्पीड पे ऐसे सर्कल में घूमना है फ्लैट रोड पे, तो भाई साहब स्पीड इससे तेज नहीं हो सकती। ठीक संप्रीत, तो घर जाते वक्त कार में मान लो तुम जा रहे हो, घर जाते वक्त राउंड अबाउट आएगा, उतरना, रेडियस नापना, उसका राउंड अबाउट का रेडियस क्या है, चेक करना तुम्हारी कार के टायर्स और रोड के बीच म्यू कितना है, बैठ के कैलकुलेशंस करना, म्यू एस जी आर, उससे कम स्पीड पे टर्न लेना। ठीक, नॉर्मली ये स्पीड मान लो आएगी बड़ी हाई, पता चला ये स्पीड आई 120। अब चंडीगढ़ के अंदर राउंड अबाउट है यार, कितनी स्पीड पे क्रॉस करोगे, 20-25 की स्पीड पे, 30 की, तुम तो 60 की स्पीड पे भी टर्न नहीं लोगे। 60-70 की स्पीड पे वो टिल्ट, स्किड तो शायद ना करे, टिल्ट की टेंडेंसी आ जाएगी, खुद ही डर जाओगे। 60-70 की स्पीड पे टर्न कंट्रोल ही नहीं, और तुम अकेले थोड़ा ना बादशाह चला रहे हो, रोड खाली है पूरा, और भी तो ट्रैफिक है, रुकना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सो इसलिए यू रूट म्यू एस जी आर इज द टॉप स्पीड। कब? जब रोड है फ्लैट। अब एक काम करते हैं, अब इस राउंड अबाउट पे घूमेंगे, और अब लावण्या का मन कर रहा है मैं रेस भी दूंगी। कार चलाते चलाते ये सीख रही है कार, ये राउंड अबाउट पे एंट्री मारी, कार राउंड अबाउट पूरा खाली था, रात के टाइम चला रही है ये कार, पूरा खाली है एकदम, इसकी स्पीड 10 थी, इसने हल्की सी रेस भी दी, तो राउंड अबाउट पे घूमते घूमते इसकी स्पीड 10 से 11, 12, 15 बढ़ रही है। अब क्या होगा? सो हेडिंग लिखो, स्पीड कांस्टेंट, तो बस ये खेल खत्म। स्पीड अब बढ़ाएंगे, फिर रोड को करेंगे टिल्ट, उस पे रखेंगे स्पीड कांस्टेंट, फिर उस स्पीड को भी बढ़ाएंगे, क्लास खत्म। बस इतना ही पढ़ना है हमने आज। ठीक है, सो राइट, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड। चलो भाई करते हैं डिस्कस। यहां तक टेस्ट के सिलेबस है, कल मैं सारे डाउट, बल्कि आज ही बैंकिंग वाला रोक के पहले डाउट खत्म कर दूंगा तुम लोगों के, फिर बैंकिंग वाला पार्ट कल पढ़ लेंगे। ठीक है, बैंकिंग कॉमर्स वाली बैंकिंग नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। यस, अब बोलो, प्रभ मेहर बोलेगा। अब ये स्पीड बढ़ रही है, तो अब कार को इधर भी फोर्स चाहिए, इधर भी फोर्स चाहिए। अब इस कार को टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए और सेंट्रिपिटल तो चाहिए ही चाहिए, टर्न ले रही है कार, तो कौन देगा? ठीक है, सेंट्रिपिटल तो भाई साहब का कहना है फ्रिक्शन ही देगा, टेंजेंशियल कौन देगा? बातें नहीं बेटे प्लीज, एक मिनट। यस, कार का ये कब से फोर्स लेने लग गया? अच्छा जी, तुम अपनी कार को, मान लो तुमने कार खरीदी, बढ़िया सी कार कोई खरीदी तुमने, ठीक है, कार तुमने शोरूम में ही हो, एंड लेट अस से शोरूम के फर्श और कार के टायर्स के बीच फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, जीरो, आइडियल केस। रेस दो बैठ के, क्या होगा? कार चलेगी? क्या होगा? टायर्स घूमेंगे। तो ये तो गलती कभी नहीं करना कि इंजन कार को चलाता है। साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस का स्टूडेंट यही बोलेगा इंजन कार को नहीं चलाता, बाहर बोलोगे वो कहेंगे बेवकूफ हो गया बच्चा, ऐसी पढ़ाई कर रहा है, इस पढ़ाई को छुड़वाओ। कहोगे इंजन ही तो चला रहा है कार को, इंजन नहीं चला रहा,
इंजन सिर्फ टायर्स को रोटेट करा रहा है, आगे कौन बढ़ा रहा है? फ्रिक्शन। यस, अब फ्रिक्शन। भाई कार को अगर तूने पूरा सिस्टम ले लिया तो अब उसके इंटरनल फोर्सेस से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं रहा। इंटरनल फोर्सेस तो कभी भी किसी सिस्टम को चला ही नहीं सकते, है ना? तुम एक स्मूथ रोड पे खड़े हो जाओ, चल के दिखा दो मुझको, बोलो मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं अपने इंटरनल फोर्सेस से खुद को, ना चला पाओगे। इंजन टायर्स को रोटेट करना चाह रहा है, सो व्हेन द टायर इज ट्राइंग टू रोटेट, फ्रिक्शन इसको पीछे नहीं जाने देगा। अगर फ्रिक्शन ना होता, कार का ये टायर, ये वाला पॉइंट पीछे चला जाता, कार वहीं घूमती, टायर वहीं घूमता, कार नहीं घूमती। सो अब ये पीछे नहीं जाएगा तो कार बेसिकली आगे जाएगी फिर। सो एनीवेज, अब सारा का सारा जिम्मेदारी इस वक्त फ्रिक्शन की ही है। नॉर्मल फोर्स वेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से। बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम नॉर्मल फोर्स को यूज करते हैं मोशन में। अभी देखो ना, नॉर्मल फोर्स और वेट का कोई रोल ही नहीं आ रहा। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव करे तो यार जेड एक्सिस वाले फोर्सेस का तो रोल ही खत्म हो गया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस का और मोशन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तुम्हें एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में चलती हुई दिख रही है तो इसका मतलब जो जेड एक्सिस वाले फोर्सेस हैं उनका मोशन में कोई रोल नहीं है। यहां पे यही हो रहा है, ये नॉर्मल फोर्स का और वेट का कोई रोल नहीं है मोशन में। अब अगर तुमने स्पीड बढ़ाई तो इसका मतलब तुम्हें इधर को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और इधर को सेंट्रीपिटल भी चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें नेट फोर्स अब इस तरफ चाहिए, इस तरफ जिधर नेट एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा। अब फ्रिक्शन अपना सारी जिम्मेदारी फ्रिक्शन पे है। नॉर्मल फोर्स और वेट इस मोशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। कार की स्पीड को भी फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट बढ़ाएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट देगा। अब टायर्स पे फ्रिक्शन रोड से इधर लगेगा। दिस इज व्हाट फ्रिक्शन फोर्स बाय द रोड ऑन द कार। अब मान लो ये एंगल आ गया थीटा, तो एफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी m टाइम्स AC सेंट्रीपिटल। एफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी m टाइम्स AT टेंजेंशियल। स्क्वायर करके ऐड करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा tan थीटा। मैं कुछ भी पूछूंगा यू कैन आंसर। मैं कहूंगा बताओ फ्रिक्शन किस एंगल पे लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन से, डिवाइड कर देना। मैं कहूंगा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ, स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या मिलेगा हमें? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस m टाइम्स AT का स्क्वायर। यहां से f की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ m AC का स्क्वायर प्लस m इज मास ऑफ कार। अब डेटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। मान लो कहा जाएगा कि भाई लावण्या ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 80 तो मैंने क्वेश्चन में दे ही दिया। अब 80 क्योंकि कांस्टेंट है, अब जो कल काइनेमेटिक्स पढ़ा था उस पे चलो। आप कहोगे अच्छा 80 कांस्टेंट है तो अब मैं v इक्वल्स यू प्लस 80 यूज कर लूंगा फॉर्मूला। स्पीड किसी भी जनरल टाइम पे बता दूंगा, तो जनरल टाइम पे तुम्हें स्पीड मिल गई तो AC को v स्क्वायर बाय r रख के ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, फ्रिक्शन आ जाएगा। और फिर कहोगे भाई ये फ्रिक्शन हमेशा किससे कम होना चाहिए? म्यू एन। अब वो म्यू जी आर वाला खेल खत्म, खत्म खेल। अब मान लो तुमने रेस दी हुई है, डेफिनेटली एक टाइम तो आएगा पक्का कार स्लिप मारेगी। तुमने रेस दी है ना, तुमने रेस दी हुई है, मान लो रेस कांस्टेंट थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेटेड हो तो स्पीड बढ़ती रहेगी, यानी AC बढ़ता रहेगा। AC कितना है? v स्क्वायर बाय r, यानी ये टर्म बड़ा होता रहेगा, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होता रहेगा। और स्लिपिंग कब होगी? जैसे ही फ्रिक्शन, मान लो मैं क्वेश्चन दूं बताओ स्लिपिंग कब होगी, तो इस f को कर देना इक्वल टू म्यू एन, म्यू एस एन या म्यू एस एन। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग गिवन है आरजू बेटे तो म्यू एस सेम गिवन है, फिर तो झगड़ा ही नहीं है कोई। और n को क्या रखोगे? mg। n तो अभी भी mg के बराबर है, कर लोगे? नोट कर लो। और अदिति बेटे ब्रेक मारी तो मान लो कार ज्यादा तेज थी, डर गए हम, राउंड अबाउट हमने ब्रेक मार दी जेंटल, तो फिर बस 80 उधर के बजाय
इधर, बाकी सारी कहानी सेम। तो 80 अगर उधर के बजाय नीचे आ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। आप यहां से एंगल थीटा ले लेना, है ना, यहां से भाई, फिर वेलोसिटी से ऑब्ट्यूज आएगा, आप एंगल रेडियल से ले लेना थीटा। समझ गए, बाकी सारी कहानी सेम है। ओके बेटे, पक्का पक्का। कौन चला रहा है कार को, नोट करो इसको। यस बेटे, ना अभी भी टायर स्लिप का मार रहे हैं। अरे ब्रेक मारी बट हार्ड ब्रेक नहीं मारी ना, हार्ड ब्रेक ना मारो तो फिर हार्ड ब्रेक मतलब कार एकदम से तो फिर स्किड मारता है ना थोड़ा सा। कार में नहीं होता, कार में नॉर्मली ब्रेक्स आर वेरी पावरफुल, कार में तुम हार्ड ब्रेक मारो तो भी रुकती है, मोटरसाइकिल में मारो हार्ड ब्रेक स्किड करेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह में ब्रेक उतनी हाई क्वालिटी नहीं लगाते ना, कॉस्ट बढ़ेगी फालतू में। अब तुमने स्टंट मारना है तो यार तुम्हारी मर्जी है। कारों में तो नॉर्मली तुम हार्ड ब्रेक भी मारो तो एक एक सर्टेन लेवल से तेज ब्रेक मारो तो इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है, वो एकदम कार सडनली रुक भी जाएगी फिर। ठीक है, चलो बैंकिंग ऑफ रोड्स एक केस तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ ना ना, एफ इज फ्रिक्शन, एफ और एन का रिजल्टेंट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, वो फ्रिक्शन था। नॉर्मल फोर्स ने तो वेट को बैलेंस किया हुआ था। अगर तुम कहोगे यार बातें कर रहे हो तुम लोग, गलत बात है, देन सब्स्टिट्यूट एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यार फ्रिक्शन फोर्स कार के, चल ये मान ये राउंड अबाउट है, ठीक है, कार टर्न ले रही है, फ्रिक्शन फोर्स अब ऐसे लग रहा होगा, कौन दे रहा है फ्रिक्शन, रोड, नॉर्मल फोर्स भी कौन दे रहा है, रोड, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट ऐसे, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अगर कार इस तरह से जा रही है, मान लो ये कपड़े को मान लो ये कार है, ठीक है, ये ऐसे कार ऐसे राउंड अबाउट में ऐसे टर्न ले रही है इस वक्त, ठीक, ये सर्कल का सेंटर है, अगर स्पीड कांस्टेंट थी तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, एफ और एन का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कार की स्पीड बढ़ रही है तो फ्रिक्शन अब रेडियल ना होके ऐसे लग रहा है, बट लग तो रोड के अलॉन्ग ही रहा है, और नॉर्मल तो वैसे का वैसा ही है। समझ में आई बात? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज केसेस? अगर यही टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये फ्रिक्शन, ये नॉर्मल फोर्स, ये सर्कल का सेंटर इधर है, ये वो है केस जब कार जा रही है कांस्टेंट स्पीड पे, तो इस एफ और इस एन का रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर अब कार की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो फ्रिक्शन अब ऐसे लगेगा, एफ और एन का रिजल्टेंट अब इस प्लेन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ राइट बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, BANK, बैंक, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब हमने रोड को टिल्ट कर दिया, ऐसे सिचुएशन आप समझो लाइक दिस। ये समझाने के लिए बस डायग्राम बना रहा हूं मैं। ऐसे कोई सरफेस, आप ऐसे कोई, आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, ठीक है, घर में जैसे आटा गूंदने वाला जो बर्तन होता है, इमेजिन दैट, उसकी सरफेसेस ऐसे साइड में, या कोई खाने की थाली आप मान लो कोई इसकी सरफेसेस ऐसे स्लांट है साइडों में, ठीक है। अब जनरली थाली अगर है तो फेस ऐसे वर्टिकल भी होती है, वो मान लो ऐसे स्लांटेड है, इमेजिन कर पा रहे हो। मान लो बेटे जसनूर तुम्हारे पास वो हॉट व्हील वाली कार है, कुछ बची है कारें अभी भी बचपन में जो खेलते थे, कुछ तो होंगी, कहीं पड़ी होंगी बेटे। तो वो कार को तुमने इस पे ऐसे रखा और गोल गोल तुम ऐसे घुमा रहे हो कार को ऐसे, कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? तो कार अब टिल्टेड है, ये कार है, कार अब जब इस बैंक्ड रोड पर है, ठीक है, ये यहां पे इमेजिन करो ये सर्कुलर रोड है, लिसन वेरी केयरफुली, सर्कुलर प्लेन अभी भी हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर प्लेन अभी भी, इमेजिन करो वो जो आटा गूंदने वाला बर्तन होता है, परात बोलते हैं उसको ऐसे, है ना, उसमें स्लांट सरफेस पे तुम अपना टॉय हॉट व्हील वाली ऐसे कार लेके, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो ऐसे, तो वो जो सर्कल है, लुक एट दैट, वो सर्कल हॉरिजॉन्टल है। फर्क कहां पे है? कार अभी ऐसे ना होके अब कार ऐसे टिल्टेड है। सो कार बेशक ऐसे हॉरिजॉन्टल ना होके टिल्टेड है, बट घूम तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रही है ना कार, घूम तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
सो अब मैं थोड़ा व्यू पॉइंट चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से ये सर्कल का सेंटर मैं यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, तोड़ दो। ये कार सर्कल का सेंटर दिखा रहा हूं, ये कार ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा, जितना रोड को टिल्ट करोगे कार भी उतना टिल्ट हो जाएगी थीटा एंगल। ये कार ऐसे थीटा एंगल पे टिल्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमती घूमती जब यहां पहुंची, यहां पे, नाउ आई एम शोइंग दिस व्यू, ठीक। तो ये व्यू अगर मैं बनाऊं तो वो रोड को मैं, आपको बुक्स में यही डायग्राम दिखेगा, ये वो रोड है जो थीटा एंगल पे स्लांटेड है, ये वो कार है, ठीक है। ये कार को आप बैक साइड से देख रहे हो। इस व्यू में ये कार किधर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। इस कार के सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां कहीं पर है, इसको हटा दो। इस कार के सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां पर कहीं है। ये ऐसे, ये आर रेडियस के सर्कल में ऐसे गोल गोल ऐसे घूमते हुए टर्न ले रही है। इमेजिन कर पा रहे हो ये व्यू, ये आप बैक साइड से कार को, ये कार ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा टिल्टेड थी, भाई रोड ही ऐसे टिल्टेड था थीटा एंगल, तो रोड पे खड़ी कार भी ऐसे टिल्टेड होगी थीटा एंगल। तो ये कार ऐसे थीटा एंगल पे ऐसे घूमते 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 यहां आई। नाउ यू आर शोइंग दिस व्यू। तो यहां पे तुम रोड को ऐसे दिखाओगे ना, ऐसे रोड को एक इंक्लाइन प्लेन की तरह दिखाओगे, और उसके ऊपर ये कार ऐसे जा रही है इस वक्त अंदर की ओर, फिर ये ऐसे जाके ऐसे सर्कल में घूम के फिर आ जाएगी। व्यू इज ओके। सो अब इस कार पे तुम्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है, ठीक। इस पे क्या क्या फोर्सेस है, इस पे नॉर्मल फोर्स है एन, और इसका वेट है mg, ये दो फोर्सेस है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक पड़ा होता है तो हम नॉर्मल फोर्स को ऐसे ही रहने देते हैं, वेट को तोड़ देते हैं, इधर mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों तोड़ते हैं इधर, क्योंकि हमने सीखा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है फोर्सेस को उधर और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो तो इजी है। हमें पता है ये ब्लॉक इधर ही स्लाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, इसलिए मैंने फोर्सेस को इधर और इसके परपेंडिकुलर तोड़ा। लेकिन इस केस में अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा, कार को एक पॉइंट साइज दिखा दिया, ये नॉर्मल फोर्स है एन ऐसे, और ये वेट है ऐसे mg नीचे, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं इसका एक्सेलरेशन डायग्राम, ये कार दिखाया मैंने, और कार का एक्सेलरेशन बेटे इधर है सर्कल के। ये कार कांस्टेंट स्पीड पे अभी भी सर्कल में, और सर्कल टेढ़ा नहीं है, या तो ना कार ऐसे गई ऊपर, ऐसे ऐसे थोड़ा हो रहा है, कार तो अभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, बस वो रोड टिल्टेड है तो कार भी टिल्टेड है, घूम तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रही है कार, और कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका मतलब कार का एक्सेलरेशन तो इधर है। तो अगर इस कार का एक्सेलरेशन इधर है, कितना एक्सेलरेशन है, v²/r, तो इसलिए मैं फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल ब्रेक करूंगा और वर्टिकल ब्रेक करूंगा। इसलिए मैं mg को ब्रेक कर सकता हूं, गलत नहीं है, बट कन्वीनियंस इसमें ज्यादा है। आप mg को ब्रेक करके भी कर सकते हो, मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो इस तरफ एक्सेलरेशन था इसलिए ये थीटा आता है, तो ये भी थीटा आता है। तुमने कहा सर वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस तो क्या होने चाहिए, बैलेंस। ऊपर कौन है, n cos थीटा, नीचे कौन है, mg, बैलेंस। तो यानी n कितना आ जाएगा अब, mg/cos थीटा। n sin थीटा, अब n sin थीटा को देखो, बैंकिंग करने का यही फायदा होता है। कोई तुमसे पूछे यार ये रोड को बैंक क्यों किया, तो आप कहना ऐसा है, रोड को अगर बैंक नहीं किया तो कार ऐसे होगी, तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल होगा, वेट वर्टिकली डाउन होगा, नॉर्मल वर्टिकली अप, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। रोड को बैंक करने से क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स टिल्ट हो गया, mg तो अभी भी वर्टिकल रहेगा। तुम ऐसे हो जाओ तो तुम्हारा वेट mg थोड़ा ना ऐसे हो जाएगा, वो तो वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। सो रोड को टिल्ट करने से नॉर्मल फोर्स भी टिल्ट हो गया। तो अब इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट आके सेंट्रीपिटल फोर्स देने में हेल्प करेगा, ताकि हमें फ्रिक्शन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना होना पड़े। फ्रिक्शन का क्या है, धोखा दे देगा, बारिश हो गई म्यू कम हो जाएगा, तुम्हारी कार के आगे कोई टैंकर जा रहा था, ऑयल टैंकर, ऑयल रिस गया उसमें से,
तो फिर रोड लुब्रिकेशन आ जाएगा, तो म्यू कम हो जाएगा, तो म्यू पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। हाई स्पीड पे जा रहे हैं हाईवे में, चंडीगढ़ राउंड अबाउट के अंदर, सिटी के अंदर जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड उतनी जाना बाय डिफॉल्ट होनी ही नहीं है। हाईवे पे तो स्पीड 100, 120, कुछ 140, 50 पे भी जाते हैं। सो इंडिया में जरूरत नहीं है उसकी। सो रोड आपने ऐसे टिल्ट करने से आप कहोगे नॉर्मल फोर्स अब वर्टिकल से टिल्ट हो गया, नॉर्मल फोर्स टिल्ट हो गया, तो अब इसका एक कंपोनेंट आके सेंट्रीपिटल फोर्स देने में हेल्प करेगा। दैट इज वाई बैंकिंग करते हैं। ठीक, सो अब आ जाएगा ये n sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय r। डिवाइड करो इसमें से इसको, n की वैल्यू चाहिए तो ये मत कहना सर स्क्वायर करके ऐड करो, क्यों करे भाई, पहली इक्वेशन से n की वैल्यू मुझे वैसे ही मिल रही है mg बाय cos थीटा, मैं स्क्वायर करके ऐड क्यों करूं। मुझे तो ये जानना था मैं रोड को कितने एंगल पे बेंड करूं। सो डिवाइड किया साइन थीटा में से कॉस थीटा, टैन थीटा कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय जी आर। सो थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय जी आर। ठीक, अब तुमने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, तुम्हें काम मिला, तुमसे कहा गया यार ये रोड को टिल्ट करना है, बताओ कितने एंगल पे टिल्ट करें। तुमने सर्वे वगैरह किया, तुमने कहा यार ये हाईवे तो काफी ज्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज व्हीकल्स जो है 80 किलोमीटर पर आवर पे क्रॉस करते हैं, एवरेज स्पीड 80। तुमने वो चेक करा कि वो जो रोड ऐसे बेंड हो रहा है उसका रेडियस क्या है, तुमने वी की एवरेज वैल्यू ले ली लगभग 80, टैन थीटा निकाल लिया, और फिर कहोगे रोड को इस एंगल पे बैंक कर दो। ठीक है, वो कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है संप्रीत बेटे, फिर तुम आए किसी दिन उस रोड पे, कार को रोको, जैसे ही सामने दिखा रोड टर्न हो रहा है, बैंकिंग है, उतरो कार से बाहर, वहां जाओ, थीटा चेक करो कितना है, करा चेक, नापो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, नापा। अब आके कार में बैठो और अपनी कार को उस बैंक्ड रोड पे किस स्पीड पे चलाओ, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, कार का टायर, क्या बुल बुल कुछ चीपनेस कर रहा था ये, टायर्स का वियर एंड टियर सबसे कम होगा। क्योंकि गौर करना गवेस्ट, क्योंकि गौर करो एक बात पर, फ्रिक्शन तो मैंने लिया ही नहीं, फ्रिक्शन तो लिया ही नहीं सोया बेटे, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्पीड वो स्पीड है जिस पर इस कार की इंक्लाइन प्लेन पर या इस बैंक्ड रोड पर स्लाइड होने की टेंडेंसी ही नहीं है। फ्रिक्शन समझदार है, सेल्फ एडजस्टेबल है, ये तब आता है जब स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। अगर आप एक बैंक्ड रोड पर गए, तुमने नाप लिया थीटा कितना है, आर कितना है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली हम ये नहीं करते, कार का वियर एंड टियर हो रहा है थोड़ा होने दो, उतर के थोड़ा ना बेवकूफी करेंगे। और कर्वेचर कहां से नाप लोगे, रोड का कर्वेचर और ये सब, बैंकिंग एंगल नापने के लिए नीचे जाओगे सर रोड के कि बैंकिंग कितनी करी हुई है। सो एनीवेज, अगर अगर मान लो तुम्हें पता है, तुम अगर इस स्पीड पे जाओगे तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं टायर्स पे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कार अगर इस स्पीड पर उस बैंक्ड रोड को ऐसे क्रॉस करेगी तो इस कार की ना नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी है ना ऊपर स्लिप होने की। अगर तुम कार को चलाओगे इस स्पीड से तेज तो कार की टेंडेंसी होगी स्लिप होने की ऊपर, तो फ्रिक्शन आएगा नीचे की ओर, वो कल मैं पढ़ाऊंगा। और अगर कार को चलाओगे इस अंडर रूट आर जी टैन थीटा से स्लो, तो कार की टेंडेंसी होगी स्लिप होने की नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर। तो अंडर रूट आर जी टैन, बेटे बातें नहीं, अंडर रूट आर जी टैन थीटा वो परफेक्ट स्पीड है जिस पर इस कार की स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, तो फिर फ्रिक्शन आएगा ही। नॉर्मल फोर्स ही सब कुछ संभाल गया, नॉर्मल फोर्स के एक कंपोनेंट ने इसका वेट संभाल लिया, दूसरे ने सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, खत्म। ओके, पक्का, नोट करो, बात करेंगे, गलत बात, पढ़ो और उसके बाद उसी पे दिमाग टिकाओ बेटे, ताकि दिमाग में बात अच्छे से बैठे। हाँ बोलो। तो इस पे बैकवर्ड फ्रिक्शन नहीं आएगा अगर सर जा रही है तो इसके पीछे फ्रिक्शन रोड के पैरेलल आता है और ये स्पीड कांस्टेंट है,
तो ना टेंजेंशियल फोर्स चाहिए और अलोंग द रोड भी नहीं चाहिए, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। सो अंडर रूट आर जी टैन थीटा स्पीड आ गई, तो लिख लो, नोट कर लो, पहले कर लो, जल्दी खत्म करो। मेरे भाई एक्सेलरेशन, तुम लॉज ऑफ मोशन के फंडे भूल गए, इधर एक्सेलरेशन है ना, तो लेफ्ट साइड फोर्स माइनस राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। लेफ्ट साइड फोर्स क्या है, एन साइन थीटा, राइट साइड कोई है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। सो एनीवेज दिस इज ओके, सो लिख लो अंडर रूट आर जी टैन थीटा इज दैट ऑप्टिमम स्पीड, under root rg tan theta is that optimum speed at which friction force will not act, because this car has no tendency of slipping, because this car has no tendency of slipping, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, डाउट्स वगैरह पहले डिस्कस कर लेते हैं, या थोड़ा सा और करा देता हूं, अभी टाइम तो है काफी। डाउट्स कितने हैं, वो जो एग्जांपल्स मैंने करने को कहे थे सर्कुलर मोशन वाले, करे नहीं ना गविष्ट? कितने एग्जांपल ही थे? 8, बस वो भी 8 भी सारे नहीं हुए। गलत बात है यार, तुम लोग होमवर्क ना सिंसियरली करते नहीं हो। कल मैं चेक करूंगा पूरा ये, और उसमें एक्सरसाइज है या मैं ऐड करूं उसमें बैक में? आई विल ऐड दैट, दिखाना 1 मिनट जरा। मैं फिर एक्सरसाइज की आज एक पीडीएफ शेयर करूंगा, कल हार्ड कॉपी दे दूंगा उसकी। 8 एग्जाम्पल है यार, वो भी नहीं करे। हाँ पकड़ो बेटे। देन राइट, if v is greater than under root rg tan theta, if v is greater than, तो अब कार की स्पीड अंडर रूट आर जी टैन थीटा से बड़ी है बट कांस्टेंट है। मान लो अंडर रूट आर जी टैन थीटा की वैल्यू आई 30 किलोमीटर पर आवर, अब तुम उस हाईवे पर, उस बैंक्ड रोड पर कार को 40 पे चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड बढ़ाने लग गए, बहुत दिक्कत होगी, वो मैं समझाऊंगा। अब आप कार चला रहे हो कांस्टेंट स्पीड पर, और वो स्पीड है रूट आर जी टैन थीटा से ज्यादा। अब क्या होगा, अब ये कार स्लिप करना चाहेगी किधर, ऊपर को, रोड के पैरेलल ऊपर को स्लिप करना चाहेगी। तो अब इसके टायर्स पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा रोड के पैरेलल नीचे की ओर F, ठीक। अभी भी इसका जो एक्सेलरेशन वाला डायग्राम है, वो एक्सेलरेशन वाला डायग्राम तो अभी भी ऐसा ही बनेगा, मतलब एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया, बट होगा तो v²/r ही ना, क्योंकि कार अभी भी घूम तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रही है और कांस्टेंट स्पीड पे ही घूम रही है, तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, सेंट्रीपिटल, और तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए ना। समझ आ रही है बात या नहीं? पक्का? तो अब इस कार पर, ये जो टिल्टेड कार है ऐसे, या अगर आप ये व्यू दिखा रहे हो तो ऐसे टिल्टेड कार है, तो अब इस टिल्टेड कार पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा रोड के पैरेलल ऐसे नीचे की ओर F। क्यों? क्योंकि स्पीड तेज है, स्पीड तेज है, तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ज्यादा चाहिए। n साइन थीटा अकेले नहीं संभाल पा रहा, तो अब फ्रिक्शन को भी आना पड़ेगा, ठीक। सो अगर स्पीड रूट आर जी टैन थीटा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, स्पीड तेज है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ज्यादा चाहिए, क्योंकि n साइन थीटा अकेले सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फ्रिक्शन भी आएगा। और अब फिर से वही बात, वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि कोई, वंश ध्यान से सुनना, वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल के डायरेक्शन के फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। बताओ एक क्वेश्चन तुम बताओ, चलो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस करो, ऊपर की ओर क्या है, n cos थीटा, सो n cos थीटा, नीचे की ओर कौन है, mg और
एफ, ये एंगल थीटा आएगा, सो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा को इधर ले आओ, उससे थोड़ा आसानी रहेगी आगे हमें। एफ साइन थीटा इधर लाओ, सो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी। ये बन गई पहली इक्वेशन। चलो वंश, दूसरी इक्वेशन बताओ। इस तरफ एक्सेलरेशन है बेटे, हाँ, एन साइन थीटा आएगा इधर और एफ कॉस थीटा भी आएगा, और एम जी तो वर्टिकल है, वो तो आएगा नहीं उधर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन आएगा? एन का कंपोनेंट आएगा और एफ का कंपोनेंट आएगा। एन का कंपोनेंट क्या आएगा? एन साइन थीटा। एफ का कंपोनेंट क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड सो दैट व्हीकल विल नॉट स्किड। रूट आर जी टैन थीटा। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिजाइंड स्पीड, तो रूट आर जी टैन थीटा, फिर इस फ्रिक्शन को जीरो लेके सॉल्व कर दो, बस एन कॉस थीटा को वेट से और एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। अब फ्रिक्शन भी आया, तरन समझ रहे हो बेटे? स्पीड रूट आर जी टैन थीटा से बड़ी थी, स्पीड ज्यादा है, तो अब मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। नॉर्मल फोर्स अकेला हेल्प नहीं कर पा रहा, तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स आएगा रोड के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन आएगा रोड के पैरेलल। ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स का तो डेफिनेशन ही वही है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के पैरेलल लगता है ये फोर्स, हमेशा रोड के पैरेलल ही लगेगा। कार और रोड में फ्रिक्शन जो है रोड के पैरेलल ही तो लगेगा टायर्स पे। ठीक, ये आ गया। स्पीड तुमने और ज्यादा कर दी, क्या होगा? स्पीड और ज्यादा करी, फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। और तेज करी स्पीड, और बढ़ जाएगा। कहां तक जाएगा फ्रिक्शन? म्यू एन, म्यू एस एन। और इस बार एन एम जी नहीं है, इस बार एन ये रहा, यहां पे पड़ा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ टॉप मोस्ट स्पीड क्या है, देख रूट आर जी टैन थीटा एक बैलेंस वाली स्पीड है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। रूट आर जी टैन थीटा से बड़ी करोगे स्पीड, फ्रिक्शन आएगा थोड़ा सा, और तेज करोगे फ्रिक्शन और ज्यादा, और तेज करोगे और ज्यादा। अगर मैं कहूंगा भाई साहब टॉप स्पीड क्या रख सकता हूं, तो इन दोनों इक्वेशंस में एफ की जगह लिख दो म्यू एन। एफ की जगह क्या लिख दो? म्यू एस, चलो म्यू लिख लेते हैं, म्यू एन। फिर सॉल्व करके जो वी आएगा दैट इज द टॉप स्पीड। समझ में आई भव्य बेटे बात? पक्का? पहले इतना नोट करो, फिर उस पे आते हैं। Write this point. For finding the maximum speed, for finding maximum speed so that car is not slipping, for finding maximum speed so that car is not slipping on this banked road, substitute F equals mu Sn. Substitute F equal to mu Sn in the given two equations. F equal to mu Sn in the given two equations. Substitute करो जरा। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? n cos थीटा माइनस mu Sn sin थीटा, दिस इज इक्वल टू m g आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बस मैंने f को mu Sn रख दिया, इसमें भी f को mu Sn रखो, तो ये क्या आएगा? n sin थीटा प्लस mu s इंटू n cos थीटा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा। ठीक, ये n देखो अब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये f को इधर कर लिया था। ये स्कूल एग्जाम में भी डेरिवेशन आता है, तो ध्यान रखना इसको इधर करके प्रॉपर। अब डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन में से इसको, सो इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को डिवाइड करो, n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इधर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा,
माइनस म्यू एस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम्स दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। म्यू के टर्म में ही लिख लो, वो म्यू एस बार बार, वैसे म्यू एस और म्यू के अलग गिवन हो तो म्यू एस लिखना। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा से इसको और डिवाइड भी कर सकते हो ऊपर नीचे, tan थीटा के कॉस थीटा से डिवाइड करो क्या आएगा, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। बुक में वैसे भी आंसर दिखेगा, तो वैसे चाहो तो वैसे लिख लेना, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। कॉस थीटा से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया। ये आ गई टॉप स्पीड बैंक्ड रोड पर। रूट आर जी टैन थीटा क्या है काव्या बेटे, व्हाट इज रूट आर जी टैन थीटा देन, परफेक्ट स्पीड कह लो। रूट आर जी टैन थीटा एक तरह से डिजाइंड स्पीड, परफेक्ट स्पीड है जिसमें फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अब रूट आर जी टैन थीटा से बढ़ाओगे स्पीड, फ्रिक्शन आ जाएगा, और बढ़ाओगे और ज्यादा, और बढ़ाओगे और ज्यादा। इस स्पीड पर फ्रिक्शन म्यू एस एन के बराबर, और इससे भी तेज करोगे कार ऊपर को स्किड कर जाएगी। ओके, डाउट है बेटे कोई, क्लियर है? नोट करो ना फिर इसको जल्दी। ये आता है 3 मार्क्स 5 मार्क्स, डिपेंड करता है क्या कितनी डिटेल में पूछा है। प्लीज आएंगे अभी सितंबर में एग्जाम, तो ये सारी चीजें करके रखना आप पूरा अच्छे से। प्रोजेक्टाइल मोशन में बस वही टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, डेरिवेशन, इंक्लाइन प्लेन नहीं पूछते वहां पे। रिलेटिव मोशन में बस वही दो केस, रिवर्स स्विमर वाले बस वही दो, मिनिमम टाइम या ड्रिफ्ट जीरो वाला। मैं बता दूंगा वो सारी चीजें आपको। रोड से फ्रिक्शन किधर, कांस्टेंट स्पीड है ना बेटा, कांस्टेंट स्पीड है। सी आपका डाउट अपनी जगह जेन्युइन है। हिज क्वेश्चन इज, चलो बैंकिंग वैंकिंग सब छोड़ो, नॉर्मली कार एक रोड पर ऐसे कांस्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो टायर्स पर, अब तो टर्निंग वर्निंग कुछ नहीं है, स्ट्रेट हाईवे है, नॉर्मली आप 80 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज करके जा रहे हो ऐसे 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कार के टायर्स पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है। क्यों? एयर रेजिस्टेंस को कौन बैलेंस करेगा? तो रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस है। मान ले मैं ये आइडियल सिचुएशन ले रहा हूं, तुम हाईवे पर हो, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी कार ने जब 0 से 80 की स्पीड लेनी थी तो फ्रिक्शन आगे की ओर था। एक बार 80 की स्पीड आ गई, अगर एयर फ्रिक्शन भी नहीं है तो तुम तो कार के एक्सेलरेटर से पैर हटा लो, अब तो कार 80 पे चलती रहेगी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, एयर फ्रिक्शन है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ रही है कि सर कार को आगे चलना है तो कार के डायरेक्शन ऑफ मोशन की ओर भी तो फ्रिक्शन होना चाहिए। रियल लाइफ में यस ट्रू, आइडियल केस में नो। यार कार की स्पीड एक बार 80 आ गई, अब क्यों चाहिए फ्रिक्शन आगे? अब टायर देख बेटे, ये ना मैं रोटेशन में सिखाऊंगा, एक बार टायर घूमने लग गया ऐसे, टायर तो घूम रहा है, अब टायर भी उस हिसाब से घूम रहा है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो टायर को घूमने से रोकेगा कौन? रियल लाइफ में देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर। अंदर ही वो इंजन में फ्रिक्शन फोर्सेस वगैरह हैं, बियरिंग्स वगैरह में, तो हमें कॉन्स्टेंटली रेस दे के रखनी है ताकि 80 की स्पीड मेंटेन रहे, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ये आइडियल सिनारियो ले रहे हैं हम। क्लियर? कोई फ्रिक्शन नहीं था, मतलब एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो फिर रोड से भी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, आगे की ओर टर्निंग के लिए है जरूरत। क्लियर? तो इस केस में इसका सवाल था सर जो कार अंदर की ओर जा रही है तो उस डायरेक्शन में भी तो फ्रिक्शन चाहिए। अब ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, रजिस्टर देना जैसे, व्हाट विल हैपन इज, मान लो ये वो बैंक्ड रोड है, आपको ऐसे दिखाता हूं, ये बैंक्ड रोड है ऐसे, अब कायदे से तो एक घूम भी रहा होना चाहिए, अब मैं इसको मरोड़ तो नहीं दूंगा ऐसे, आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे ऐसे ये रोड है ना, इस तरह से ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, अगर कार यहां से ऐसे निकल के गई
स्पीड v अंडर रूट आर जी टैन थीटा से ज्यादा है तो फिर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। फ्रिक्शन ऐसे ही लग रहा है ना रोड के पैरेलल नीचे की ओर। ये अब मैं आपको ऐसे व्यू दिखा रहा हूं रोड का। कार यहां पे है ऊपर, कार जा किधर रही है, इधर जा रही है, ऐसे ऐसे गोल सर्कल में घूम रही है, ऐसे ऐसे आई बैंक रोड पे गई, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है कार। ये रोड कर्व्ड है आर रेडियस पे, ठीक। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन रोड के पैरेलल, नॉर्मल फोर्स रोड के परपेंडिकुलर, और ग्रेविटी वर्टिकली डाउन। कार इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर किसी ने एक्सेलरेशन दे दिया, उस पे स्पीड बढ़ी, तो अब वो जो फ्रिक्शन ऐसे था ना, वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा रोड के पैरेलल, क्योंकि अब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, एक इधर भी। वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, बाद में कभी डिस्कस करूंगा मैं। क्लियर? फिलहाल स्पीड कांस्टेंट ही रखो। स्पीड अगर तुमने इस केस में बढ़ाना शुरू कर दी ना, मान लो रूट आर जी टैन थीटा की वैल्यू थी 20, तुम हाईवे पे जब उस जगह पे गए तो कार की स्पीड 21, 22, 23, मान लो ट्रैफिक हॉल्ट था वहां पे, तो कार तो खड़ी थी तुम्हारी। अब ट्रैफिक खुला तो तुम तो एक्सेलरेट करोगे, रेस दोगे, कार की स्पीड बढ़ेगी, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, इस व्यू में अंदर की ओर जाएगा रोड के पैरेलल। समझ रहे हो? इसी व्यू में दिखाता हूं, देना बेटा रजिस्टर फिर से। हमने इस व्यू में रोड को ऐसे दिखाया ना, ऐसे, ये रोड है ना। फ्रिक्शन को अभी किधर दिखाया है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये मार्कर को फ्रिक्शन समझो। कार किधर जा रही है, अंदर, तो अंदर की ओर कोई फोर्स चाहिए नहीं, चाहिए, स्पीड कांस्टेंट है। कार के डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम कह रहे हो सर मैं तो रेस दे रहा हूं, तो अब वो जो फ्रिक्शन, नॉर्मल तो कुछ नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही लगेगा। अब ये फ्रिक्शन एंगल पे आ जाएगा ऐसे, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन की ओर आके एक्सेलरेशन देगा। ओके, तो वो इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में। पहले इतना तो हजम करो, इतना तो आपके दिमाग में बैठे, फिर वो भी कर लेंगे हम। कोई क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक। ओके, डाउट्स बताओ आप। अगर वो 8 एग्जाम्पल करे हैं, कर तक खत्म होने चाहिए, मैं चेक करूंगा एक बारी गवेश बेटे। लापरवाही बच्चे काम में बिल्कुल नहीं करो आप लोग। अब होमवर्क में वैसे कोई ज्यादा नहीं दूंगा, चलो आप टेस्ट की तैयारी करो, संडे वाले टेस्ट, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। लॉज ऑफ मोशन भी है, फ्रिक्शन भी है, सर्कुलर मोशन भी है। लॉज ऑफ मोशन में सब पुली कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट रिवाइज करो, फ्रिक्शन रिवाइज करो पूरा अच्छे से, जो भी क्लास में पढ़ा है सब रिवाइज करो, शीट के या जो भी क्वेश्चंस है। मॉड्यूल भी तो मिल गया एलओएम फ्रिक्शन का, उसमें से भी क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं काम के लिए, बट अभी आप संडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। डाउट्स बताओ। हाँ जी, कर लेते हैं एग्जाम्पल 6। चलो बेटे पूरा ही सॉल्व। एग्जाम्पल 6 में पूरा देख लेते हैं एक बारी, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एग्जाम्पल 6, कह रहा है क्वेश्चन क्या, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस का सर्कल है, और कह रहा है जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ए सेंट्रीपिटल, उसकी वैल्यू है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। के इज सम कांस्टेंट, आर सर्कल का रेडियस, टी टाइम, के इज सम कांस्टेंट, ठीक। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो बहुत आसान है, अक्षय बता देगा फटाफट बेटे। ध्यान ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है यार, मैं बता रहा हूं। और कोई, मैं इधर क्वेश्चन, तुम अपने नाखून ऐसे ऐसे, यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होगी तो फिर कैसे, दिमाग सब है, सबके पास है। बताओ स्पीड, पढ़ नहीं रहे यार तुम। यस, वी स्क्वायर बाय आर, एसी को रखो वी स्क्वायर बाय आर, क्या है, कुछ भी नहीं है, बट करना ही ना चाहो तो फिर क्या बोलेंगे बेटे। सो ए को तुमने लिखा वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। सो वी कितना आ गया, के आर टी। तो पहला तो हो गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोलो वंश। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका कैसे ढूंढे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ढूंढने के मेरे पास 3 रास्ते हैं। टेंजेंशियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तीसरा क्या था,
बस यही दो थे। फोर्सेस वही बता, अल्फा आर, यस, अगर अल्फा दिया है तो अल्फा आर, स्पीड दी है, कर दे डिफरेंशिएट इसको, डीवी बाई डी टी, के और आर तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या आ जाएगा 1, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज डी बाई डी टी ऑफ के आर टी, के और आर बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, मतलब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूं आगे किसी को पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के, ये तो कांस्टेंट है ना। अब आगे कह रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इसी तरह के क्वेश्चंस 3-4 मिलेंगे टेस्ट में, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, अब टेस्ट के नाम पे अलर्ट हो जाओगे, और ये गलत है। आपका प्योर इंटेंशन होना चाहिए लर्निंग, ना दूर दूर तक नहीं है। मेरा प्योर इंटेंशन है नंबर लाने हैं मुझे तो टेस्ट में, एक रेस लगा रखी है मैंने तो। उन सबसे हटो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, बहुत आगे जाओगे। अपने काम को बहुत परफेक्टली करने की आदत डालो, आदत होनी चाहिए। कोई भी काम हो, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम हो, उसे पूरा परफेक्शन से, पूरा इन्वॉल्व होके करने की आदत डालो। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी, किधर है ए सी, ये रहा। तो ए सी कितना है बेटे, के स्क्वायर आर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, ए टी कितना है, के आर का स्क्वायर, सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना। के पावर 4 आ जाएगा, आर स्क्वायर टी पावर 4, कर लोगे, सॉल्विंग ही है बस। ये भी छोटे बच्चों की तरह करानी पड़ी तो बेकार है फिर। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलना चाहिए विद टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये तो आसान है, टेंजेंशियल डायरेक्शन से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये रहा बेटे एसी, ये एंगल आएगा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विद टेंजेंशियल, है ना। ए नेट मत लो, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, ये एसी है तो ये भी एसी होगा ना, ये पैरेललोग्राम ही तो बनाया है, रेक्टेंगल बनाया जो, tan थीटा इज एसी बाय एटी। तो क्या डाउट था गौरांग बेटे, पता लग गया, tan थीटा इज क्या, कुछ नहीं है यार क्वेश्चन से, बट नहीं, हम तो यही सब में घूमते रहेंगे, पढ़ते नहीं हो इसलिए। पढ़ो ध्यान से, टाइम दो, चीजें आएंगी। ओके, एक क्वेश्चन करो चलो। गिवन u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, रेडियस 5 मीटर, u इक्वल टू 0, रेडियस 5 मीटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू लेट्स से 4t। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है। कार एक, कितना सर्कल का रेडियस दिया 5 मीटर, कार रेस्ट पे दी, फ्लैट सर्कुलर रोड है, फ्लैट है ना। बैंकिंग वैंकिंग आएगी बोलेगा, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज मोर ऑन सर्कुलर मोशन ओनली, तो तुम्हें बस ऐसे ही फोर्सेस के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 40, फाइंड नेट एक्सेलरेशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, magnitude of net acceleration after one complete rotation। करो ट्राई। देखो इधर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये इसने सर्कल में ऐसे घूमना शुरू किया, ठीक है। शुरू में इट वाज एट रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 थी। पहले मैं पता करूंगा किसी जनरल टाइम पर इसके पास स्पीड क्या आ गई। मैं इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at जो कि क्या है 4t, इसको लिख सकता हूं dv बाई dt इज इक्वल टू 4t।
मतलब अब मैं v इक्वल्स यू प्लस ए टी नहीं लगा सकता क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना। dt को उधर ले जाओ, dv कितना आ गया 4t dt, इंटीग्रेट करो, टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, टाइम t तो वेलोसिटी v, इंटीग्रल dv आ जाएगा v, t dt क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2 आएगा। लिमिट्स लगाओ 0 से t तक, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या आ जाएगी 2t स्क्वायर। ये स्पीड आ गई किसी भी टाइम पे। अब और आगे चलो, अपने को तो देखना है ना एक चक्कर पूरा घूमने में टाइम, है ना। और आगे चलो, अब इस v को क्या लिखो, इस v इक्वल टू 2t स्क्वायर, v को लिखो dx बाई dt, दैट इज 2t स्क्वायर, dl अपॉन dt कर दो, dl, l इज व्हाट आर्क लेंथ, अब तो सर्कल में जा रहा है ना, तो v को क्या लिखोगे dl अपॉन, dl इज व्हाट स्मॉल आर्क, सो ये dl क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर dt, इंटीग्रेट करो, एक पूरा चक्कर लगाना है हमने, सो dl 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 जुड़ के लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2 पाई r आएगा कि नहीं। एक पूरा आप सिंपल इन जनरल एल भी लिख सकते हो, कोई मान लो जनरल तुम्हें फॉर्मूला एक चाहिए, बट मुझे तो चाहिए था ना एक चक्कर लगाने में टाइम, सो dl 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 जुड़ के 2 पाई r, राइट हैंड साइड में 2, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा t क्यूब बाय 3, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से t तक, वो t ही तो ढूंढना है, सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 को इधर ले आओ, 3 पाई r इज इक्वल टू क्या आ गया टी क्यू आएगा। ये टी डी टी का इंटीग्रेशन था टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाय 3, ठीक है। टी स्क्वायर मैंने कहीं गलती करी क्या, टी स्क्वायर बाय 2 था, चाहे 4 था, हाँ जी बेटे, टी, अरे टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 होगा, तो टी स्क्वायर ही तो लिखा है, ओके। अब आगे क्या होगा, यहां से आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 और ये कितना आ गया 15 पाई इज इक्वल टू टी पावर 3, सो टाइम कितना आ गया 15 पाई होल पावर 1/3। अब आप ऐसे ही छोड़ देंगे प्रॉपर, क्योंकि मैंने तो रैंडम ऐसे ही दे दिया था कुछ भी, सो ये आ गया टाइम। क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में, नेट एक्सेलरेशन व आफ्टर वन रोटेशन। अब एक रोटेशन के बाद जब ये वापस यहां पहुंचेगा तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर बाय r, v की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4t पावर 4 बाय रेडियस कितना है 5, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 4/5 और t की वैल्यू कितनी है 15 पाई होल पावर 1/3, तो यह जाएगा 4/3। हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 4t है, t की वैल्यू 15 पाई, सो 4 टाइम्स 15 पाई पावर 1/3, और फिर आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। बस इतना ही छोड़ दो, क्योंकि वो पावर 1/3 वगैरह तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप कॉन्सेप्ट देखो, वो तो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस ऐसी होंगी कि आप प्रॉपर सॉल्व कर सको वहां पे, या टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि चॉइस है वो तो एबीसीडी, और इस बारी 20 वो सिंगल चॉइस होंगे, 5 न्यूमेरिक क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिक क्वेश्चन देख लेना, मान लो आंसर आया, ध्यान से मेरी बात सुन लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अगर टेस्ट में मान लो अगर तो प्रॉपर आंसर हुआ लेट्स से 16, तो आप 16 ही लिखोगे, 16.00 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे डेसिमल का भी एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आंसर आया, वैसे अभी हम ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं, ज्यादातर इंटीजर आंसर ही होंगे, बट आगे जाके मान लो आंसर आया 23.478, तो इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना, ठीक है, आंसर विल बी 23.48, ठीक है, ये ध्यान रखना संडे वाले टेस्ट में।
वैसे होगा नहीं, मुश्किल है, बट अगर बाई चांस हुआ ऐसा क्वेश्चन कि तुम्हारा आंसर डेसिमल में जा रहा है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना, ठीक है। डेसिमल का भी ऑप्शन वहां पे होगा, डेसिमल वाला बबल भी फिल करने का। क्लियर? ये क्वेश्चन करो एग्जांपल 7 इसका, बुक में उसमें नोट्स में देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि वहां देखोगे तो सोल्यूशन पे ध्यान जाएगा। बातें नहीं बेटे। क्वेश्चन कह रहा है फिर से पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, बातें नहीं बेटे अदिति। सर्कुलर पाथ का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 एट अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन पे तो कह रहा है कि फाइंड लिख लो, फाइंड number of revolutions completed by the particle in 4 seconds, number of revolutions completed by the particle in 4 seconds and net acceleration after 4 seconds। इजी क्वेश्चन है ये तो। अल्फा कांस्टेंट है, फिर तो एटी भी कांस्टेंट होगा, फिर तो तुम लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन वो यूज कर सकते हो। सो फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस made by the particle in 4 seconds and net acceleration after 4 seconds। करो ट्राई, चलो बेटे नाम लिख लिया करो ना। एट बाय पाई नहीं आया बेटे जीवन? आ गया? बेटे आसान, तुम लोग ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ फायदा नहीं होगा कुछ। ऐसे ये रटने वाली चीजें नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अल्फा दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, कह रहा है नंबर ऑफ रोटेशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो थीटा। अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है, यूज करो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पहले इंश्योर करो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस, यूज दिस। सो थीटा कितना आ जाएगा 0, इनिशियली तो पार्टिकल रेस्ट पे था, v इक्वल्स ओमेगा आर, तो u 0 तो ओमेगा नॉट भी 0 प्लस हाफ अल्फा कितना है 2, टाइम कितना है 4 सेकेंड, स्क्वायर क्या आ गया 16, तो थीटा कितना आ गया 16 रेडियन। कितना एंगल घुमा ये 16 रेडियन। 2 पाई रेडियन यानी एक रोटेशन, 16 रेडियन यानी 1/2 पाई इंटू 16 यानी 8/पाई नंबर ऑफ रोटेशंस, इतने होंगे। 4 सेकेंड के बाद नेट एक्सेलरेशन निकालो, करो करो बताओ, √41 आया जीवन बेटे? नहीं, करो करो, प्रैक्टिस करो बेटे, दिमाग चलाओ थोड़ा, तब सीखोगे। कौन सी इक्वेशन? वही है, वो तीनों इक्वेशंस यूज होंगी अगर एटी अल्फा कांस्टेंट है, नहीं तो इंटीग्रेशन करेंगे हम। घर पे इन्हीं सवालों को दोबारा करो सॉल्व, प्रैक्टिस करो। निकालो नेट एक्सेलरेशन अदिति बेटे। करो सॉल्व गीतांश। यस समग्र √41 आंसर है, रूट यस 41, 0.41 नहीं। नाउ देखो इधर, आप यूज करो अभी अपना v इक्वल्स u प्लस 80। सुनो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए नेट एक्सेलर, इधर बातें नहीं बेटे, नेट एक्सेलरेशन है ना। आप रिवर्स सोचा करो, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ AC कितना होता है v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, 80 क्या होता है अल्फा r का स्क्वायर। अल्फा तो मुझे पता है 2, इसका मतलब मुझे v मिल जाए, r तो पता ही है 10 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे बस v मिल जाए, तो मैं नेट एक्सेलरेशन ढूंढ लूंगा और v यहां से मिल जाएगा।
कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, बस फिर क्या है, सोचो बेटे ऐसे। सो v कितना आ जाएगा 0 प्लस a कितना है अल्फा r इंटू टी, तो ये v कितना आ गया, अल्फा कितना है 2, r कितना है 0.1, टाइम कितना है 4 सेकेंड, ये कितना आ गया 0.8, बस वहां सब्स्टिट्यूट करो, तो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ, सब्स्टिट्यूट कर लेना 41 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करना, बचा ही क्या, v की वैल्यू 0.8, r की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू 2, r की वैल्यू 0.1, आंसर आएगा। ओके, प्रैक्टिस करो यार, ये जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, फाइनल जेई मेन एग्जाम से पहले हमें 5-5, 6-6 बार चीजों को बार बार करना पड़ेगा, थ्योरी को रिवाइज, ध्यान दो बेटे इन सब चीजों पे, तब आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है, सो कल तक आप ये सर्कुलर मोशन, कल मैं पहले क्लास में आपसे पूछूंगा सर्कुलर मोशन पूरा, ये जो मैंने स्पीड वगैरह बताई, मुझे तुरंत बताओगे स्पीड टॉप अंडर रूट आर जी क्या था, म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ऐसे मुझे फटाफट आंसर मिलना चाहिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सर्कुलर मोशन पूरा रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स 8 के 8 पूरे फिनिश करो, कर लिए हैं तो फिर लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का रिवीजन करो फॉर संडे टेस्ट, मार्क क्वेश्चंस हैं लॉज ऑफ मोशन की शीट के, वो कल क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा, कल अब थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं हमें और करना, तो मैं फिर कल डाउट्स वगैरह बता के, या फिर वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी और वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ी सी बता दूंगा। ठीक है, ओके बेटे।